इस वीडियो में बीपीएससी टीचर के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न का डिस्कस करते हैं और ये भी हम सुनिश्चित करेंगे इस वीडियो में कि ये जो प्रश्न एग्जाम में बीपीएससी के द्वारा बना ये किस बुक से बना है। तो इसमें हमने सिर्फ 2 बुक का सहायता लिया है। एक बुक तो है पहला नंबर आपका लुसेंट और दूसरा बुक है दृष्टि आईएएस का जीएस का बुक आता है जो कि सब सब्जेक्ट का अलग आता है, जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी का आता है, इकोनॉमिक्स का आता है, पॉलिटी का आता है। देखिए प्रश्न हूबहू मैच करेगा बुक से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पूछा गया था कि 1826 में सर्वप्रथम हड़प्पा के संबंध में किसने उल्लेख किया था। इसका सही आंसर हो जाएगा चार्ल्स मेसन। चार्ल्स मेसन ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा, चार्ल्स मेसन। देखिए दृष्टि में कहा मैच किया है, तो दृष्टि में ये दिया गया था नोट, सर्वप्रथम चार्ल्स मेसन ने 1826 में सेंधव सभ्यता का पता लगाया था। यही क्वेश्चन एग्जाम में बना, जो ये प्रश्न जो है इसी संदर्भ में, चार्ल्स मेसन इसका सही आंसर होगा। तो जिसका सर्वप्रथम वर्णन जो है उनके द्वारा 1842 में प्रकाशित पुस्तक में मिलता है। उसके बाद 1921 में पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग के तत्कालीन अध्यक्ष सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में पुरातात्विद दयाराम साहनी ने उत्खनन कर इसके प्रमुख नगर हड़प्पा का पता लगाया था। सर्वप्रथम हड़प्पा की खोज के कारण इसका नाम जो है हड़प्पा सभ्यता दिया गया। ठीक है, तो दृष्टि के बुक से ये प्रश्न हूबहू मैच हो गया। क्वेश्चन नंबर आगे देख लीजिए कि किस हड़प्पा स्थल से लकड़ी को कुरेद कर नाली बनाने का साक्ष्य प्राप्त होता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कालीबंगर। कालीबंगर कहां पड़ता? राजस्थान में। कहां पड़ता? राजस्थान में। डिटेल एक्सप्लेन देखिए कि कालीबंगा 7 अग्नि वेदिकाएं, जूते हुए खेत के साक्ष्य, कांच व मिट्टी के चूड़ियां, सिलबट्टा, सूती कपड़े की छाप, माणिक्य एवं मिट्टी के मनके, बेलनाकार मुहरे, मिट्टी के खिलौने, ये सब जो है कालीबंगा से प्राप्त हुआ है। कालीबंगा कहां पड़ता? राजस्थान के गंगानगर जिले में, गगर नदी के तट पर स्थित है। और कालीबंगा शब्द का अर्थ होता है काले रंग की चूड़िया। इसका खोज जो है 1951 ईस्वी में अमलानंद घोष के द्वारा किया गया था। 1961 में बीबी लाल और बीके थापर के निर्देशन में व्यापक खुदाई किया गया। यहाँ से जुते हुए खेत का साक्ष्य मिला है और यहाँ से भवनों के निर्माण कच्ची ईंटों द्वारा, यहाँ से अलंकृत ईंट के साक्ष्य भी देखने को मिल जाता है। कालीबंगा में शवों को अंत्योष्टि संस्कार हेतु 3 विधि का उपयोग किया जाता था। एक था पूर्ण समाधिकरण, आंशिक समाधिकरण और दाह संस्कार। ये क्वेश्चन जो है कालीबंगा से बीपीएससी के T1 में भी पूछा गया था, 9 to 10th स्टूडेंट के लिए। कालीबंगा हड़प्पा सभ्यता का एक महत्वपूर्ण स्थल है जो अपनी पुरातात्विक खोजों के लिए जाना जाता है। यहां से प्राप्त महत्वपूर्ण साक्ष्यों में से लकड़ी की नालियां, एक लकड़ी की नालियां है जो ये दर्शाता है कि प्राचीनतम काल में भी जल निकासी व्यवस्था के लिए लकड़ी का प्रयोग किया जाता था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाए। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि किस मौर्य शासक को सेंट्रोपोटस के रूप में संबोधित किया गया? किस मौर्य शासक को सेंट्रोपोटस के रूप में संबोधित किया गया है? इस प्रश्न का सही आंसर होगा चंद्रगुप्त मौर्य। क्या होगा? चंद्रगुप्त मौर्य। डिटेल एक्सप्लेन देखिए कि यूनानी लेखक जस्टिन ने अपनी पुस्तक एपिटोम में मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य को सेंट्रोपोटस के रूप में संबोधित किया था।
इस पहचान को विलियम जोन्स ने स्थापित किया था। जस्टिन ने यह भी उल्लेख किया था कि चंद्रगुप्त मौर्य ने सिकंदर के दरबार का दौरा किया था। जस्टिन द्वारा यूनानी विद्वानों, ये देखिए ये बुक में मैच किया, जस्टिन आदि यूनानी विद्वानों ने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंट्रोपोटस कहा है और सर्वप्रथम विलियम जोन्स ने सेंट्रोपोटस की पहचान चंद्रगुप्त मौर्य की है। मेगास्थनीज यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। यहां से भी क्वेश्चन एग्जाम में बना है और इसने इंडिका में पाटलिपुत्र का विवरण किया है। इसका प्रश्न आगे देखने को मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाए कि अपने शासन के किस वर्ष में अशोक ने बोध गया की यात्रा की थी। अपने शासन के किस वर्ष अशोक ने बोध गया की यात्रा किया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 10वां वर्ष। क्या हो जाएगा? 10वां वर्ष। देखिए अशोक ने ये भी बुक दृष्टि से, ये भी दृष्टि में मिला है प्रश्न। तो अशोक ने अपने शासन के 10वें वर्ष सर्वप्रथम बोध गया की यात्रा की थी और इसके बाद अभिषेक के 20वें वर्ष लुम्बिनी ग्राम गए थे। लुम्बिनी ग्राम को उसने कर मुक्त घोषित कर दिया था तथा केवल 1/8 भाग जो है कर के रूप में, टैक्स के रूप में लेने का घोषणा किया था। क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिए कि किस अभिलेख में अशोक त्रिरत्न में विश्वास प्रकट करता है। किस अभिलेख में अशोक त्रिरत्न में विश्वास करता है। इसका सही हो जाएगा भाब्रू अभिलेख। भाब्रू अभिलेख ऑप्शन नंबर 5 का ए आंसर होगा। देखिए भाब्रू जो है बैराट राजस्थान से प्राप्त हुआ है। भाब्रू से लघु प्राप्त लघु शिलालेख में अशोक स्पष्टतः बुद्ध, धम्म तथा संघ, बुद्ध, धम्म और संघ, त्रिरत्न कौन कौन है। तो एक हो गया आपका बुद्ध, दूसरा हो जाएगा धम्म और तीसरा हो जाएगा संघ का अभिवादन करता है। सारनाथ, सांची और कौशाम्बी के लघु स्तंभों में भी अशोक के बौद्ध होने का प्रमाण जो है देखने को मिल जाता है। तो अशोक के भाब्रू शिलालेख अशोक के बौद्ध धर्म के प्रति विश्वास का सबसे बड़ा प्रमाण है और इसी अभिलेख में अशोक ने त्रिरत्न, ये है बुद्ध, धम्म और संघ में अपनी आस्था प्रकट किया। क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया था मौर्य काल में वार्ता क्या था। मौर्य प्रशासन में वार्ता क्या था। तो वार्ता जो था ये जो है इसमें से एक से अधिक होगा क्योंकि पशुपालक और कृषि ये दोनों आंसर इसमें सही है। तो एक से अधिक आंसर इसका सही है। एक्सप्लेन देखते हैं कि मौर्य काल की अर्थव्यवस्था के 3 स्तंभ थे जिन्हें सम्मिलित रूप से वार्ता या वृत्ति का साधन कहा जाता था। कौन कौन था? कृषि, पशुपालन या उद्योग, वाणिज्य या व्यापार। तीनों को सम्मिलित रूप से वार्ता कहा जाता था। तो प्रश्न में यहाँ 2 आंसर दिया गया, एक पशुपालन और कृषि का, तो दोनों सही होगा। इसीलिए इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 7 पूछा है कि मौर्य काल में रूपा जीवा क्या था। रूपा जीवा, मौर्य प्रशासन में रूपा जीवा क्या था। तो रूपा जीवा जो है मौर्य प्रशासन में ये एक वेश्यावृत्ति में जो संलिप्त महिला उसको रूपा जीवा के नाम से जाना जाता था। यहाँ देखिए समाज में वेश्यावृत्ति की प्रथा जो है प्रचलित थी और उसे राजकीय संरक्षण भी प्राप्त था। स्वतंत्र रूप से वेश्यावृत्ति करने वाली स्त्रियां रूपा जीवा के नाम से जानी जाती थी। इसके कार्यों का निरीक्षण गणिका अध्यक्ष के द्वारा किया जाता था। सम्राट घर की स्त्रियां प्राय घरों में ही रहती थी। कौटिल्य ने ऐसी स्त्रियां को अनिष्कासनी कहकर पुकारा था।
मौर्य काल के बारे में कुछ यूनानी लेखक ने उत्तर पश्चिम की सैनिकों की स्त्रियों के सती होने का उल्लेख किया है, जबकि अर्थशास्त्र में सती प्रथा का कोई भी प्रमाण देखने को नहीं मिलता। क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ा कि कौटिल्य कितने प्रकार के दासों का उल्लेख करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, कौटिल्य जो है 9 प्रकार के दासों का उल्लेख करता है। ठीक है, ये प्रश्न जो है बुक में हमें देखने को नहीं मिला। क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाए। मौर्य प्रशासन में संग्रहण किस क्षेत्र से संबंधित था? मौर्य प्रशासन में संग्रहण किस क्षेत्र से संबंधित था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा भू राजस्व। क्या हो जाएगा? भू राजस्व। देखिए, इस प्रश्न का उत्तर भू राजस्व नहीं होगा, आयोग के द्वारा ये दिया गया था, लेकिन इसका आंसर जो है मेरे अनुसार सी होना चाहिए, क्योंकि न्याय व्यवस्था जो है, देखिए मौर्य काल में मौर्य सम्राट सर्वोच्च तथा अंतिम न्यायालय एवं न्यायाधीश था। ग्राम सभा का सबसे छोटा न्यायालय, जहां ग्रामवीर अपना निर्णय देते थे। इससे ऊपर मुख्यतः संग्रहण, द्रोणमुख, स्थानीय तथा जनपद के न्यायालय हुआ करते थे। ये बुक में, दृष्टि के बुक में दिया गया, लेकिन आयोग के द्वारा इस प्रश्न का उत्तर जो है ये ऑप्शन नंबर ए को माना गया था, लेकिन बुक के अनुसार इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाए कि किस चरण को पुनर्जागरण काल कहा जाता है? वर्ल्ड हिस्ट्री से क्वेश्चन, जो कि 10th के हिस्ट्री बुक में मेंशन है। ठीक है, वर्ल्ड हिस्ट्री का चर्चा जो है 10th के हिस्ट्री में आता है, और क्वेश्चन पूछा गया है कि किस चरण को पुनर्जागरण काल कहा जाता है? तो ये हो जाएगा 14वीं से 16वीं शताब्दी को पुनर्जागरण काल कहा जाता है। डिटेल देखिए कि 14वीं और 16वीं सदी के बीच यूरोप में जो सांस्कृतिक व धार्मिक प्रगति आंदोलन तथा युद्ध हुए, उन्हें ही पुनर्जागरण काल कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 11, ये भी मॉडर्न हिस्ट्री से है। पुनर्जागरण काल का माइकल एंजेलो कौन था? पुनर्जागरण काल का माइकल एंजेलो कौन था? ये जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, ये चित्रकार होगा। क्या होगा? चित्रकार। देखिए, माइकल एंजेलो बुओन रोटी इताबली पुनर्जागरण चित्रकार, मूर्तिकार, वास्तुकार और कवि को उसके समकालीनों द्वारा इल डिविनो या दिव्य कहा जाता था, क्योंकि ये उनकी आकृतियों को दूसरी दुनिया से संबंधित मानते थे। क्वेश्चन नंबर 12 पूछा गया था, हर्ष का प्रधान सचिव कौन था? हर्षवर्धन है, हर्षवर्धन का प्रधान सचिव कौन था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा भन जी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। देखिए, ये भी क्वेश्चन जो है बुक से मिला है। ह्वेनसांग हर्ष की सेना को चतुरंगनी कहता था, जिसमें पैदल घुड़सवार, रथ और हाथी की टुकड़ियां थी। सम्राट को सहायता देने के लिए एक मंत्री परिषद होता था। मंत्री के सचिव या अमात्य कहा जाता था। मंत्री के सचिव या अमात्य कहा जाता था। भंडी हर्षवर्धन का प्रधान सचिव था। देखिए, ये मैच कर गया प्रश्न। 1 से 2 बुक आप पढ़े और आपको लगभग 40 प्रश्न अगर पूछ रहा है एग्जाम में, तो इसमें से आप कम से कम आशा कीजिए कि कम से कम 30 से लेके 35 तक के प्रश्न आपको एक ही बुक से देखने को मिल जाएगा, और वो बुक है दृष्टि आईएएस का जीएस का बुक। ठीक है, और साथ में लुसेंट भी रख सकते हैं, लुसेंट से भी क्वेश्चन मैच करता है। तो अवंती विदेश सचिव
था, जिसका संज्ञा महासंधि विग्रहक थी। सिंहनाद उनका प्रधान सेनापति था। कुंतल अश्वारोही सेना का सर्वोच्च अधिकारी था तथा स्कंद गुप्त जो है गज सेना का प्रधान था। गज राजस्थानीय संभवतः वायसराय और गवर्नर हुआ करता था। क्वेश्चन नंबर 13 पूछा गया है, भास्कर वर्मन ने किसे राजदूत बनाकर हर्षवर्धन के पास भेजा था? भास्कर वर्मन ने किसे राजदूत बनाकर हर्षवर्धन के पास भेजा था? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा हंस बेग। हंस बेग। क्वेश्चन नंबर 14 पे आ जाए, हर्ष के काल में कौन सा अधिकारी चाट एवं भाट कहलाता था? हर्षवर्धन के टाइम पीरियड में कौन सा अधिकारी जो है चाट एवं भाट के नाम से जाना जाता था? ये जो है पुलिस अधिकारी को चाट एवं भाट के नाम से जाना जाता था हर्षवर्धन के टाइम पीरियड में। तो चाट और भाट हर्ष के शासन काल में पुलिस अधिकारियों के लिए प्रयुक्त होता था शब्द। क्वेश्चन नंबर 15 पे आ जाए, किस चोल शासक ने सर्वप्रथम संपूर्ण द्रविड़ प्रदेश को विजित किया था, जीता था? किस चोल शासक ने सर्वप्रथम संपूर्ण द्रविड़ प्रदेश को जीता था? इसका सही आंसर होगा राजराज प्रथम। क्या होगा? राजराज प्रथम। डिटेल एक्सप्लेन देखिए कि राजराज प्रथम जिसका टाइम पीरियड है 985 से लेके 1014 ईस्वी तक चोल वंश के महानतम शासक में से एक माना जाता है। उनके शासनकाल में चोलों ने दक्षिण में श्रीलंका और उत्तर में कलिंग तक अपना साम्राज्य विस्तार किया था। उन्होंने कई नौसैनिक अभियान भी चलाए, जिसके परिणाम स्वरूप मालाबार तट, मालदीव और श्रीलंका पर भी आधिपत्य जो है स्थापित हो गया था। तो इसका प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? राजराज प्रथम। क्वेश्चन नंबर 16 पे आ जाए कि किस चोल शासक ने सिंहल नरेश महेंद्र पंचम को पराजित किया था? किस चोल शासक ने सिंहल नरेश महेंद्र पंचम को पराजित किया था? तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? ये आंसर इसका हो जाएगा, आयोग के द्वारा दिया गया है उपयुक्त में से एक से अधिक। तो चोल शासक राजराज प्रथम जो है श्रीलंका के शासक महेंद्र पंचम को पराजित किया था और उन्होंने श्रीलंका के उत्तरी क्षेत्र पर विजय प्राप्त किया था। पोलोनारुवा को चोल प्रांत की राजधानी बनाया था। इसके अनुसार जो है आंसर होना चाहिए था ये राजराज प्रथम, लेकिन आयोग जो है इस प्रश्न को एक से अधिक उत्तर सही माना था। क्वेश्चन नंबर 17 पे आ जाए, फ्लाइंग शटल का आविष्कार किसने किया था? फ्लाइंग शटल का आविष्कार किसने किया था? तो इसका सही आंसर होगा जॉन के। जॉन के। देखिए फ्लाइंग शटल का आविष्कार जॉन के ने 1733 ईस्वी में किया था। यह स्वचालित बुनाई की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था। इसने कपड़ा उद्योग में क्रांति ला दिया था, जिसे एक ही बुनकर को अधिक चौड़े कपड़े बुनने और प्रक्रिया को यंत्रीकृत करने की अनुमति जो है दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 18 पे आ जाइए, किस वर्ष लिवरपूल और मैनचेस्टर के मध्य जॉर्ज स्टीफेंस ने रेलवे चलाई थी? किस वर्ष लिवरपूल और मैनचेस्टर के मध्य जॉर्ज स्टीफेंस ने रेलवे चलाई थी? तो इस प्रश्न का सही आंसर जो है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, क्योंकि 15 सितंबर 1830 में खोली गई थी, लेकिन इसमें 1830 कहीं भी ऑप्शन में नहीं दिया है। तो इसका क्या हो जाएगा? 1830 और ऑप्शन में नहीं है तो क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 19 पे आ जाए कि द वेल्थ ऑफ नेशन किसकी रचना है? द वेल्थ ऑफ नेशन किसकी रचना है? तो ये हो जाएगा एडम स्मिथ का। क्या होगा? एडम स्मिथ का। क्वेश्चन नंबर 20 पे आ जाए, टाइप टाइप क्या था? टाइप क्या था? ये जो है एक धार्मिक टैक्स था, रिलीजियस टैक्स।
टैक्स को टाइग के नाम से जानते हैं। देखिए, टाइग फ्रांस में एक धार्मिक कर था जो चर्च द्वारा लगाया जाता था। विशेष रूप से कृषि उपज के 10वें हिस्से के रूप में लिया जाता है, यानी 1/10 जो पार्ट है कृषि का। कृषि भूमि का 1/10 पार्ट चर्च के द्वारा लिया जाता था। इसको ही टाइग के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है डिस्कोर्स ऑन इनइक्वलिटी सेकेंड डिस्कोर्स किसने लिखा, किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये रूसो के द्वारा लिखा गया। ऑप्शन नंबर सी आंसर होगा कि जीन जैक्स रूसो ने डिस्कोर्स ऑन द ओरिजिन एंड फाउंडेशन ऑफ अनइक्वलिटी अमोंग मैन नामक ग्रंथ जो है लिखा था, जिसे आमतौर पर सेकेंड डिस्कोर्स या डिस्कोर्स ऑन अनइक्वलिटी के नाम से भी जानते हैं। यह उनकी एक प्रमुख रचना है जिसमें उन्होंने मानव समाज में असमानता के उद्भव और कारणों पर अपने विचार को प्रस्तुत किया था। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए कि किस द्वीप पर नेपोलियन बोनापार्ट का जन्म हुआ था? किस द्वीप पर नेपोलियन बोनापार्ट का जन्म हुआ था? इसका सही आंसर होगा कोर्सिका द्वीप। नेपोलियन बोनापार्ट का जन्म कोर्सिका द्वीप पर हुआ था। नेपोलियन बोनापार्ट का जन्म जो है 1769 ईस्वी में हुआ था और जन्म स्थान भूमध्य सागर के एक विशिष्ट द्वीप था कोर्सिका। यह द्वीप इटली के पश्चिम और फ्रांस के दक्षिण पूर्व में स्थित है। यह नेपोलियन बोनापार्ट का जन्म स्थान है। क्वेश्चन नंबर 23 पूछा गया था द स्पिरिट ऑफ द लॉ नामक पुस्तक किसने लिखी? द स्पिरिट ऑफ द लॉ नामक पुस्तक किसने लिखी थी? यह पुस्तक लिखा गया था मोंटेस्क्यू के द्वारा यह लिखा गया था और प्रसिद्ध पुस्तक है द स्पिरिट ऑफ द लॉ। मूल रूप से फ्रेंच में डे स्पिरिट डेस लॉइस मोंटेस्क्यू के द्वारा लिखा गया था। मेडाइवल हिस्ट्री से आज ये क्वेश्चन जो है मध्यकालीन भारत के इतिहास से पूछा गया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने किस मूल्य पर इल्तुतमिश को खरीदा था? तो इसका क्या हो जाएगा 1 लाख जित्तल। 1 लाख जित्तल यानी कि आंसर बी आंसर इसका सही होगा। कुतुबुद्दीन ऐबक ने इल्तुतमिश को 1 लाख जित्तल में खरीदा था। इल्तुतमिश का टाइम पीरियड जो है 1211 ईस्वी से लेके 1236 ईस्वी है। इल्तुतमिश इलबरी तुर्क था और कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के समय बंदायूं का सूबेदार या गवर्नर था। इल्तुतमिश को दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। ये क्वेश्चन एग्जाम में बना है कि दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? ऐसा इसीलिए क्योंकि ऐबक और आराम शाह ने लाहौर से ही शासन किया। इल्तुतमिश ने लाहौर के बजाय दिल्ली को अपना राजधानी बनाया। इसे गुलामों का गुलाम भी कहा जाता था। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन बना। क्वेश्चन नंबर 25 पे आ जाए किस वर्ष इल्तुतमिश को बगदाद के खलीफा द्वारा मान्यता जो है दिया गया था? किस वर्ष इल्तुतमिश को बगदाद के खलीफा द्वारा मान्यता प्राप्त हुआ था? वीडियो लंबा बन जाता है इसलिए आप लोग इसको 2x करके देख लिया कीजिए, ठीक है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा 1229 ईस्वी में। खलीफा का क्या पत्र था? 1229 ईस्वी में बगदाद के खलीफा ने एक घोषणा पत्र जारी किया, विशिष्ट अधिकार पत्र के नाम से भी जानते हैं, और द्वारा इल्तुतमिश को सुल्तान ए आजम की उपाधि जो है प्रदान किया था और एक खिलअत सम्मान सूचक वस्तु भिजवाई थी। इससे उसकी शक्ति और बढ़ गई थी। बस यही मायनों में इल्तुतमिश इस्लामिक जनता का शासक बन गया था। इल्तुतमिश खलीफा से अधिकार पत्र प्राप्त करने वाला दिल्ली सल्तनत का प्रथम वैधानिक सुल्तान था। क्वेश्चन नंबर 26 पे आ जाए किस सुल्तान
के शासनकाल में एक नया पद नायब ए मुमल्लिकत सृजित किया गया था। नाइब ए मुमलिकत सृजित किया गया था। तो इसका सही आंसर होगा बहराम शाह। क्या होगा? बहराम शाह। नायाब ए मुमलिकत डिप्टी रिजेंट का पद जो है दिल्ली सल्तनत के शासक बहराम शाह के शासन काल के दौरान बनाया गया था और यह पद प्रशासनिक और सैन्य मामले में सुल्तान की सहायता के लिए बनाया गया था और इसके पास बहुत सारा महत्वपूर्ण शक्तियां जो है था। क्वेश्चन नंबर, ये भी मेडावल हिस्ट्री का ही है। बलबन को सर्वप्रथम किस दायित्व के निर्वहन हेतु नियुक्त किया गया था? बलबन को सर्वप्रथम किस दायित्व के निर्वहन हेतु नियुक्त किया गया था? इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, खासदार। खासदार। देखिए, गयासुद्दीन बलबन का टाइम पीरियड जो है 1266 से 1286 के बीच है। गयासुद्दीन बलबन इलबरी तुर्क था और बचपन में मंगोलों ने पकड़कर उसे गुलाम के रूप में बेच लिया था। बलबन अपनी योग्यता और दूरदर्शिता के कारण उन्नति करता गया। सर्वप्रथम किसी विशेष पद हेतु इल्तुतमिश को चालीसा दल का सदस्य बनने में सफल रहा। रजिया को अपदस्थ करने वाले षड्यंत्र में भाग लिया। उसने नासिरुद्दीन महमूद को गद्दी पर बिठाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इस काल में वो काफी प्रभावशाली बन चुका था। नासिरुद्दीन की मृत्यु के बाद बलबन दिल्ली का सुल्तान बना। तो बलबन का सर्वप्रथम अमीर ए शिकार के दायित्व के निर्वहन हेतु नियुक्त किया गया था। यानी कि आंसर बन रहा है ये, और आयोग के द्वारा इसको सी आंसर बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 28 पे आ जाए कि दिल्ली के किस सुल्तान ने अपने जीवन काल में ही अपना मकबरा बनवा लिया था? इसका भी सही आंसर क्या हो जाएगा? बलबन। बलबन ही इसका सॉरी, इस प्रश्न का आंसर इल्तुतमिश होगा। क्वेश्चन नंबर 29 पे आ जाए कि अकबर के अंतिम विजय कौन सी थी? अकबर की अंतिम विजय कौन सी थी? ये हो जाएगा असीरगढ़। असीरगढ़ 1601 ईस्वी में असीरगढ़ के आसपास के क्षेत्रों को मुगल सेनाओं ने विजित कर लिया। असीरगढ़ उस समय विश्व के दुर्भेद किलों में से एक था और कहा जाता है कि अकबर ने उसे सोने की चाबी से खोला था। बीजापुर के शासक आदिल शाह ने मुगलों की सर्वोच्चता को स्वीकार कर लिया तथा शहजादा दानियाल के साथ अपनी पुत्री का विवाह जो है करने का पेशकश किया था और अंत में मुगल साम्राज्य असीरगढ़, बुरहानपुर, अहमदनगर और बरार को शामिल किया था और 1605 ईस्वी में अकबर का जो है मृत्यु हो जाता है। तो सबसे लास्ट विजिट क्या था? असीरगढ़। क्वेश्चन नंबर 30 पे आ जाए, इबादत खाना का निर्माण अकबर ने कहाँ करवाया? इबादत खाना का निर्माण अकबर ने कहाँ करवाया था? तो कहाँ हो जाएगा? फतेहपुर सीकरी, जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है। इबादत खाने का निर्माण जो है 1575 ईस्वी में करवाया गया था। किसके द्वारा? अकबर के द्वारा। तो फतेहपुर सीकरी में इबादत खाने का निर्माण प्रत्येक बृहस्पतिवार को धार्मिक चर्चा का आयोजन किया जाता था। प्रारंभ में अकबर ने केवल सुन्नी मुसलमान विद्वानों को ही चर्चा पर आमंत्रित किया, किंतु बाद में बीच विवादों जब विवाद बढ़ गया तो अकबर को असंतुष्ट कर दिया और इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि सत्य सभी धर्मों में है, अतः इसके सार को समझने के लिए हमें सभी धर्मों को पक्ष को जानना जरूरी है। तो प्रारंभ में अकबर शेख अब्दुल नबी का परम भक्त हुआ करता था, यहाँ तक कि उसने अब उनकी चरण पादुका अपने सिर पर उठा ली थी। तो ये सब कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट है इबादत खाना से संबंधित। क्वेश्चन नंबर आ जाइए मॉडर्न हिस्ट्री। सबसे कम प्रश्न मॉडर्न हिस्ट्री से ही बना कि प्लासी युद्ध के समय मुगल शासक कौन था? प्लासी युद्ध के समय मुगल शासक कौन था? इसका सही आंसर हो जाएगा आलमगीर सेकेंड। प्लासी का जब युद्ध हुआ उस समय
मुगल शासक आलमगीर सेकेंड था। प्लासी के युद्ध हुआ है 23 जून 1757। 23 जून 1757 को बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला की सेना और रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना के बीच जो है लड़ाई हुआ था। मीर जाफर ने सिराजुद्दौला को एक कपटपूर्ण परामर्श दिया और नवाब ने युद्ध के एक दिन के लिए स्थगित कर दिया था। तो प्लासी का युद्ध जो है 1757 में हुआ है। इससे भी क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेगा और बना भी है एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 32 पे आ जाए, बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का गवर्नर कौन था? बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का गवर्नर कौन था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, ये था वेंसीटॉट। वेंसीटॉट। बक्सर का युद्ध जो है 22 अक्टूबर 1764 को हुआ है। अंग्रेजों की सेना का नेतृत्व हेक्टर मुनरो और मीर कासिम की सेना का नेतृत्व गुरगी खां के द्वारा किया गया था। तो बक्सर के युद्ध में सुजाउद्दौला, मीर कासिम, शाह आलम द्वितीय के नेतृत्व वाली सम्मिलित सेना पराजय हो गया था और इस युद्ध के पश्चात शाह आलम द्वितीय अंग्रेजों के शरण में आ गया। दूसरी और नवाब सुजाउद्दौला ने कुछ दिनों तक विरोध करने के बाद आत्मसमर्पण कर दिया था। मीर कासिम दिल्ली की ओर भागा, जहां 1777 ईस्वी में उसका जो है मृत्यु हो जाता है। बक्सर के युद्ध 1764 में के दौरान बंगाल के गवर्नर वेसीटोर जो है 1760 से लेकर 65 तक इसका टाइम पीरियड है। यही एग्जाम में क्वेश्चन बना। क्वेश्चन नंबर 33 पर जब बक्सर युद्ध के समय पटना में अंग्रेजी कंपनी का प्रभारी कौन था? तो ये था एलिस। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा कि बक्सर युद्ध के समय बंगाल के गवर्नर वेंसीटॉट थे और इस युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व मेजर हेक्टर मुनरो ने किया था। पटना में अंग्रेजी कंपनी के प्रभारी के बारे में पूछा जाता है, तो बक्सर के युद्ध के समय पटना में अंग्रेजी कंपनी का प्रभारी एलिस था। क्वेश्चन नंबर 34 पर आ जाए, फैजाबाद जो अयोध्या में पड़ता 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? फैजाबाद से किया था मौलवी अहमदुल्ला। मौलवी अहमदुल्ला मौलवी अहमदुल्ला का नेतृत्व जो है 1857 ईस्वी में अयोध्या से किया गया था। अठारह के विद्रोह का नेतृत्व मौलवी अहमदुल्ला शाह ने किया था। फैजाबाद के मौलवी के नाम से भी जाना जाता था और उन्होंने अवध क्षेत्र में विद्रोह को संगठित करने में महत्वपूर्ण भूमिका जो है निभाया था। क्वेश्चन 35 पर जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जब स्थापना हुआ उस समय भारत का वायसराय कौन था? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा डफरिन। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 36 पर सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन किस वर्ष हुआ? सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन किस वर्ष हुआ था? तो ये हुआ था 1905 ईस्वी में। बंगाल का विभाजन जो है 1905 में। गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्जन का काल जो है 1899 से 1905 था और भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का उच्चतम बिंदु था। इसके विभिन्न प्रशासनिक कार्य में सर्वाधिक विवादित कार्य बंगाल का विभाजन रहा, जो राष्ट्रवाद पर किया गया एक प्रछन्न प्रहार था। देखिए 20 जुलाई 1905 कुछ शर्त जो है 19 जुलाई 1905 को बंगाल का विभाजन का घोषणा होता है और 7 अगस्त 1905 को बंगाल कलकत्ता के टाउन हॉल में एक संपन्न मीटिंग में बैठक में बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा जो है हुआ तथा बहिष्कार प्रस्ताव पारित हुआ था और 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा प्रभावी हो गया था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37 पे आ जाए, किस वर्ष मुजफ्फरपुर बम कांड हुआ है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1908 ईस्वी में। तो मुजफ्फरपुर बम कांड कब हुआ? 1908 ईस्वी में। इस घटना में खुदीराम बोस, प्रफुल्ल चाकी ने मुजफ्फरपुर के मुख्य प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट डीएच किंग्सफोर्ड को मारने का प्रयास किया था।
उन्होंने किंग्सफोर्ड के वाहन पर बम फेंक दिया, लेकिन वो बच गए और दुर्भाग्य से 2 ब्रिटिश महिलाएं जो है मारी गई। क्वेश्चन नंबर 38 पे आ जाए, दांडी यात्रा में गांधी जी के साथ कितने स्वयंसेविकों ने भाग लिया था? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा 78। बी आंसर इसका सही होगा। देखिए, महात्मा सबने अवज्ञा आंदोलन 1930, गांधी जी ने 11 सूत्रीय मांगों को न माने जाने पर इरविन को एक पत्र लिखा कि मैंने रोटी मांगी, बदले मुझे पत्थर मिला, इंतजार की घड़ियां समाप्त हुई। तो सबने अवज्ञा आंदोलन के तहत 12 मार्च 1930 को ऐतिहासिक सत्याग्रह की शुरुआत किया गया। गांधी जी जो है साबरमती आश्रम से अपने 78 अनुयायियों के साथ 240 मील, कुछ मानक मानते हैं 241 मील भी लंबी पद यात्रा किया और 5 अप्रैल 1930 को गुजरात के समुद्र तट पर स्थित दांडी गांव पहुंचे, जिसे दांडी मार्च के नाम से भी जानते हैं। यानी कि सबने अवज्ञा आंदोलन को ही हम दांडी मार्च बोलते हैं। और इसी के साथ 6 अप्रैल 1930 को दांडी में मुट्ठी भर नमक उठाकर नमक कानून को तोड़ा था। क्वेश्चन 39 पे आ जाए, गदर पार्टी की स्थापना किस स्थान पर हुई थी? गदर पार्टी की स्थापना किस स्थान पर हुई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, ये हुआ था सैन फ्रांसिस्को। सैन फ्रांसिस्को गदर पार्टी का स्थापना जो है 1913, 1 नवंबर 1913 को अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को नगर में लाला हरदयाल द्वारा गदर पार्टी की स्थापना किया गया था। और इस पार्टी के कुछ अन्य नेता थे रामचंद्र बरकतुल्ला, रामदासपुरी, सोहन सिंह भाखना, करतार सिंह सराबा, भाई परमानंद, भगवान सिंह, ये सब जो है कुछ अन्य नेता थे। गदर जो है साप्ताहिक पत्रिका इस पार्टी की मुख्य पत्रिका थी। 1 नवंबर 1913 को इस पत्रिका का पहला अंक जो है उर्दू में प्रकाशित हुआ था। ये भी क्वेश्चन बीपीएससी टीरी में बना है। बीपीएससी टीरी के एग्जाम टीरी शायद 1 पॉइंट या 1 या 3 में पूछा गया है, आगे चलकर प्रकाशित हुआ था। और इसके कार्यकर्ता में मुख्यतः पंजाब के किसान, भूतपूर्व सैनिक जो रोजगार की तलाश में कनाडा एवं अमेरिका के विभिन्न भागों में बसे हुए थे। गदर पार्टी अन्य संस्थानों से भिन्न थी क्योंकि इसने स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए गोरिल्ला युद्ध तकनीक का प्रयोग किया था। क्वेश्चन नंबर लास्ट देख लीजिए आज का, कि किस तिथि को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी? संविधान सभा की पहली बैठक जो है यह आयोजन किया गया था 9 दिसंबर 1946। तो संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई और उनकी बैठक में यह जो है क्रम 24 जनवरी 1950 तक चलता रहा। स्वतंत्र भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने का ऐतिहासिक कार्य कॉन्स्टिट्यूशनल हॉल में प्रारंभ हुआ था, जिसे अब संसद भवन के नाम से जानते हैं। तो ये रहा टोटल 40 प्रश्न। आशा करते हैं कि आपको वीडियो एक्सप्लेन पसंद आया होगा। अगर पसंद आता तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, ताकि अगला नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होता रहे। पहले जो है एक बार क्या करते हैं, जितना भी एग्जाम में क्वेश्चन बना है उस प्रश्नों को एक बार देख लेते हैं। उसके बाद चैप्टर वाइज जो है आपको इस चैनल पे उपलब्ध कराते हैं। पहले तो हम ये देख लेते हैं कि कौन कौन प्रश्न कौन कौन बुक से बन रहा है, उस बुक के अनुसार जो है इस चैनल पे आपको पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट सेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।